90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज आवाज दिल की कार्यक्रम चल रहा है सेहत संजीवनी, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष मिश्रा, मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो कि कनिष्क हॉस्पिटल कानपुर से ताल्लुक रखते हैं, और उनसे हम कई विषयों पर बात कर रहे हैं जो कि सारे के सारे जुड़े हुए हैं आपकी सेहत को लेकर, आपके पेट को लेकर, आपके यकृत या जिगर को लेकर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। जी जी, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, लगातार हम लोग बात कर रहे थे लीवर को लेकर। आपने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमारे श्रोताओं को, और खासतौर से फैटी लीवर के बारे में या लीवर से संबंधित जो भी अगर बीमारी हो रही तो उसके लक्षणों के बारे में बात की। हम जरूर कुछ और महत्वपूर्ण सवाल है जिनके ऊपर हम आना चाहेंगे, चाहे वो ड्रग्स के दुष्प्रभाव को लेकर हो या फिर हम लीवर की कैसे जांच कराएं, इन सभी को लेकर। लेकिन उससे पहले एक जो बहुत कॉमन चीज हमारे इंटीरियर में जो लोग मौजूद हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, कहते हैं पीलिया हो गया। और पीलिया एक बार हो गया, दो बार हो गया, और पीलिया को खत्म करवाने के लिए बहुत सारे वो जो गाँव में जो तरीके चलते हैं वो भी करते रहते हैं लोग। मैं जरूर, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ कन्नौज पर, और हमारे तमाम श्रोता सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। हम आपसे सीधे ये जानना चाहेंगे, एक तो पीलिया का होना और फिर पीलिया का बार बार होना, ये क्या दर्शाता है, कैसे दर्शाता है, और ये क्या इंगित करता है कि आपकी सेहत जो है या आपका जो लीवर है वो किस स्टेज में पहुंच रहा है, बताएं। देखिए, पहली बात तो सब लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अगर हमें पीलिया है जी, तो मतलब कि हमारा लीवर किसी न किसी फॉर्म में बीमार है, डिजीज है जी। अब लीवर की में पीलिया के 3 तरीके के मुख्य कारण होते हैं। पहला तो लीवर में सूजन हो, लीवर में कोई इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन के चलते सूजन हो गई, जिसको हम लोग एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं जी। जैसे पानी खराब है अगर, या खाना इन्फेक्टेड है तो उससे वायरल हेपेटाइटिस फैलता है। जो हेपेटाइटिस ए और ई, जो हर जब मौसम बदलते हैं तो वायरल हेपेटाइटिस का अटैक फैलता है, पूरे एपिडेमिक होता है हमारे सोसाइटी में जी। दूसरा कारण होता है जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, जो कि खराब नीडल्स का यूज करने से, गलत ब्लड के चढ़ जाने से, गलत इंस्ट्रूमेंट्स के चढ़ जाने से, अनप्रोटेक्टेड सेक्स का यूज करने से, शरीर में टैटूइंग वगैरह करवाने से, ये सब जो है खराब तरीके के क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये दूसरा कैटेगरी होता है। ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के जो मरीज होते हैं इनमें बार बार पीलिया का प्रॉब्लम होता है। तो अगर हमें बार बार पीलिया हो रहा है तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें ये क्रॉनिक जो इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है उसके होने को, उसके टेस्ट हमें जरूर कराने हैं। इसके अलावा अगर हमें बार बार पीलिया हो रहा है तो हम हर समय चेक करें कि कहीं हम शराब का अत्यधिक सेवन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, शराब का सेवन से होने वाला पीलिया, ये भी बार बार रिपीट करता है। उसके बाद जो अगला चीज बार बार पीलिया के कारण है, उसमें एक होता है जो पित्त की थैली में पथरियां होती हैं। जब ये पित्त की नली में उतरती हैं तो ये रुकावट वाला पीलिया करती है। इसमें भी मरीज को बार बार पीलिया होता है, और पेट में दर्द और उबकाई और उल्टी और ठंडी लग के बुखार, ये सारे सिम्टम होते हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण है। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट से भी पीलिया होता है। कई बार पेशेंट जो है वो अननोइंगली कुछ ऐसी दवाओं का सेवन कर रहे होते हैं जो कि उनके लीवर को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। इसमें भी बार बार पीलिया हो सकता है। नहीं, मैं ड्रग्स पे आऊंगा डॉक्टर साहब, ड्रग्स पे आऊंगा, क्योंकि आमतौर पर ये ड्रग्स को लेना, कोई ना कोई दवा को लेना एक अलग विषय है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, उसके ऊपर भी जरूर आऊंगा। लेकिन आपने हेपेटाइटिस बी और सी का जिक्र किया जी, मेरे जहन में भी एक नाम, ये वायरल हेपेटाइटिस भी कुछ होता है क्या? जी जी, मतलब ये क्या चीज होती है, और बी और सी से कितना ये अलग है, कितना ही खतरनाक है, या इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में जरा बताएं हमें। वायरल हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस जो है वो 7-8 तरीके की होती है जी। पहला जो है, जो वायरल हेपेटाइटिस पानी और इन्फेक्टेड खाने से फैलती हैं, उनको हम लोग हेपेटाइटिस ए और ई के नाम से जानते हैं। राइट। जो वायरल हेपेटाइटिस अनप्रोटेक्टेड, कोई नीडल का यूज,
खराब ब्लड चढ़ जाना, इस तरीके से होती है, उसको हम लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी के नाम से जानते हैं। राइट। कुछ एक रेयर और हेपेटाइटिस होती हैं जो कि हेपेटाइटिस डी या फिर हर्पीस की हेपेटाइटिस या फिर टाइफाइड फीवर वाली हेपेटाइटिस, ये सारी लेस कॉमन हेपेटाइटिस ये इस तरीके से होती है। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है वायरल हेपेटाइटिस का। और ये अल्टीमेटली अगर इफेक्ट करती है तो ये आपके लीवर को इफेक्ट करती है। बिल्कुल, मतलब कॉज वहीं शुरू होता है। अब इसमें सर सवाल एक और भी आता है, इतने सारे हैं खाने और पीने को लेकर, आपने बता दिया कि ए और ई हेपेटाइटिस ए और ई, अगर खाने पीने से अगर कोई चीज दिक्कत होती है, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स को लेकर, या फिर आप टैटू को लेकर या नीडल को लेकर, ये अगर है तो ये बी और सी का हेपेटाइटिस बताया जी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि हेपेटाइटिस से बचा कैसे जा सकता है? अगर इसका टीका है तो टीका कब लगवाया जा सकता है? जब बीमार हो व्यक्ति तब लगवाए या शुरुआती तौर पे ही लगवा लिया जाए? इसके रोकथाम के लिए हमें जरा बताएं, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो ये समझ पाए भाई चलो हम सिक्योर हो गए, अब हमें हेपेटाइटिस नहीं होगा। जी, तो पहला तो जो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ए का तो टीका उपलब्ध है। राइट। तो आपको वैक्सीनेट करवा लेना है। हेपेटाइटिस ई का जो है वो टीका उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हमें अपने पानी और खाने का क्वालिटी बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं। अब तीसरा हेपेटाइटिस आता है हेपेटाइटिस बी। राइट। भारत सरकार के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सारे पैदा हुए बच्चों को अब हेपेटाइटिस बी का टीका कंपल्सरली लगाया जाता है। तो जो बच्चे हैं न्यूबॉर्न्स, उनको तो हेपेटाइटिस बी का टीका लग गया। जो बड़े लोग हैं उनको भी अब हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगवा लेना चाहिए। चलिए, इस बात को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं सर जी। हेपेटाइटिस ए यानी कि खाने को लेकर अगर हेपेटाइटिस है या उसको लेकर अगर बीमार होते हैं तो उसका टीका उपलब्ध है। वो टीका आप बचपन से ही लगवा सकते हैं, मतलब बड़े और छोटे दोनों ही लगवा सकते हैं जी। नॉर्मली बचपन की उम्र में ही जो है वो हेपेटाइटिस ए का टीका लगवा दिया जाता है। अब जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बड़े लोग हैं जिनके समय जब वो छोटे थे उस समय हेपेटाइटिस ए वगैरह के टीके उतने नहीं मान्यता में थे, तो वो आज की तारीख में भी अपनी जांच करा के हेपेटाइटिस ए का टीका लगवा लें। उसके बाद हेपेटाइटिस बी सारे न्यूबॉर्न्स को तो सरकार लगवा ही रही है। जो बड़े लोग हैं वो लोग भी हेपेटाइटिस बी का टेस्टिंग करा के टीका जरूर लगवा लें। एंड राइट नाउ व्हाट अबाउट हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ई? हेपेटाइटिस ई का वैक्सीन अभी आया नहीं है। हेपेटाइटिस बी ई के वैक्सीन पे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली पाया जाने वाला वायरल हेपेटाइटिस है, और जल्दी हम लोग खबर पाएंगे कि हेपेटाइटिस ई का टीका भी उपलब्ध हो जाएगा। और बाकी बचता है हेपेटाइटिस सी जी। हेपेटाइटिस सी का अब बहुत ही इफेक्टिव इलाज आ गया है। राइट। तो अब हेपेटाइटिस सी से हम लोग को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो हेपेटाइटिस ए और बी का आप टीका लगवा लीजिए। हेपेटाइटिस सी के टीके का वेट करें, जब जैसे ही लॉन्च होगा इमीडिएटली लगवाइए। और हेपेटाइटिस सी से डरना बंद कर दीजिए। अपनी सारी लाइफस्टाइल जो, मतलब हमें ब्लड ठीक से टेस्ट करा के चढ़वाना है, हमें नए नीडल्स यूज करने हैं, हमें टैटूइंग वगैरह को अवॉइड करना है, हमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स को अवॉइड करना है, हमें किसी भी तरीके का रिस्क, जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन, किसी डॉक्टर के पास जाएं तो अगर कोई वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है तो वहाँ पे वो तहकीकात जरूर करें कि वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड है कि नहीं। अगर हम कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो अपने सामने नई नीडल खुलवाएं और फिर लगवाएं। यानी कि मैं ये कहूँ अपने तमाम श्रोताओं से कि सेहत और सुंदरता दोनों को लेकर अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपकी बॉडी में इंसेक्ट हो रहा है या किसी चीज से आप छिदवा रहे हैं या कोई नीडल आपके शरीर में जा रही है, तो प्रॉपर आप इंश्योर कर लें कि वो मतलब जो है वो ठीक है या नहीं है, या वो जिसको बोलते हैं ना, उसको क्या एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है सर, उसका शब्द क्या बोलते हैं उसको? स्टेरिलाइज उसको किया हुआ है कि नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जानना। बहुत छोटी बात है, कोई भी टीका, कोई भी नीडल, हम कोई भी इंजेक्शन अपने को लगवा रहे हैं जी, एक गांठ बांध लें कि अपने सामने वो नई सिरिंज और नई नीडल खुलवाएंगे और लगवाएंगे। बिल्कुल, ये सीधी सी बात है कि अपने सामने पैकिंग खुलवाएं और अपने सामने लगवाएं, उसमें कोई समझौता नहीं करना है। सेम अगर आप कोई टैटू करवा रहे हैं, कोई आप जैसे आप बाल कटवाने जाते हैं हर महीना,
शेविंग है, तो आप ब्लेड अपने सामने नया खुलवाइए। राइट। अगर आप बाल कटवाने जा रहे हैं तो वो स्टेरलाइज कैंची का इस्तेमाल हो, उस आपके सामने वो डिटॉल से वो करके स्टेरलाइज करके नाई भैया निकालें। अगर रेजर यूज हो रहा हो तो नया ब्लेड उसी समय खुले आपके सामने। और छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे हम बहुत हाई लेवल का प्रोटेक्शन अचीव कर सकते हैं। और हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का तो कंपल्सरी लगवा लें। और हेपेटाइटिस ए अगर बचपन में आपको जॉन्डिस हुआ है तो पहले टेस्ट करा लें। अगर जॉन्डिस नहीं हुआ है तो हेपेटाइटिस ए का भी टीका बहुत फ्रीक्वेंटली उपलब्ध है। चलिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई सर। निश्चित तौर पर हमारे तमाम श्रोता जो वॉइस ऑफ कन्नौज को इस समय ट्यून किया हुआ है और वो सुन रहे हैं, वो जरूर इस बात से फायदा उठाएंगे। और मेरा मन ये कह रहा है और मुझे लग रहा है कि तमाम जो लोग सुन रहे हैं वो जरूर एक बार अपने आप को चेक करवाएंगे, एक बार अपने आप को देखेंगे कि कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लगातार हम बने हुए वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप गीत संगीत के साथ साथ आप सूचना भी सुनते हैं, आप सेहत संजीवनी भी सुनते हैं और हम आपका ख्याल रखते हैं क्योंकि आप हमें सुनते हैं और इसीलिए हम आपका ख्याल रख भी पाते हैं। हमारे साथ में इस समय सेहत संजीवनी कार्यक्रम में डॉक्टर पीयूष मिश्रा मौजूद हैं, मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और कनिष्क हॉस्पिटल कानपुर से ताल्लुक रखते हैं। और निश्चित तौर पर उनकी जो बातें हैं वाकई बहुत काम की बातें हैं। एक एक बात उनकी हमारे जीवन रक्षक कह सकते हैं, हमारा प्रोटेक्शन कर रही हैं उनकी एक बातें। लेकिन तब जब हम उनकी बातों को मानेंगे, समझेंगे, जानेंगे तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने प्रवचन सुना एक कान से और दूसरे कान से निकाल दिया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके जीवन को बचाने के लिए। और लीवर आपकी बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, उससे पूरा शरीर आपका स्वस्थ रहता है या फिर अस्वस्थ रहता है। डॉक्टर पीयूष, अब हम आ रहे हैं उस मुद्दे पर जिसको हम कह रहे थे शुरुआत में, हमने आपसे एक बार जिक्र किया था, लीवर सिरोसिस एक जो शब्द आया था। मैं जरूर इस शब्द को थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा अपने श्रोताओं को लेकर, क्योंकि ये मेडिकल टर्म में तो हमने कह दिया लीवर सिरोसिस हो गया, उसको लीवर सिरोसिस हो गया। लीवर सिरोसिस को अगर हम अपने श्रोताओं को समझाना चाहें तो कैसे समझा सकते हैं? देखिए, लीवर सिरोसिस एक लीवर की क्रॉनिक बीमारी है। पूरा क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे वो हमारा लीवर खराब होता है, लीवर इरिवर्सिबल खराब होता है। लीवर सिरोसिस ठीक नहीं होती है बीमारी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें हमारा लीवर धीरे धीरे करके डैमेज होता है और अपने जो नॉर्मल हम लोगों ने 4 तरीके के फंक्शंस बताए थे लीवर के, वो करने में असमर्थ होने लगता है। लीवर सिरोसिस एक बहुत ही एडवांस और बहुत ही चिंताजनक बीमारी है। अगर आप किसी भी नोन पर्सन को आपको पता चलता है कि उसको लीवर सिरोसिस है तो आप उसको अर्जेंटली समझाइए कि एक अच्छे लीवर स्पेशलिस्ट को एक बड़े अस्पताल में जरूर कंसल्ट करना है। क्योंकि एक बार लीवर खराब हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया तो फिर ये ठीक नहीं होता है। तो इसका एक ही पक्का इलाज होता है, वो होता है लीवर का प्रत्यारोपण। मतलब किसी एक दूसरे पर्सन का छोटा लीवर का हिस्सा लेफ्ट लोब निकाल के आपके शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है और वो हिस्सा फिर आपकी बाकी की जिंदगी की गाड़ी चलाने में आपकी मदद करता है। लीवर सिरोसिस। अब अगला सवाल आता है कि हमें कैसे पता चले कि मरीज को लीवर सिरोसिस है। बिल्कुल यही सवाल मैं करने वाला भी था। जी। देखिए, आप बिल्कुल क्लियर ध्यान रखिए, लीवर सिरोसिस का मरीज नॉर्मली पीलिया से ग्रस्त होता है। उसके पैर और शरीर में सूजन रहती है, उसका पेट में काफी सूजन रहती है, उसके बहुत ज्यादा थकान रहती है, उसमें खून की कमी पाई जाती है, शरीर में स्किन पे उसके रैशेस पाए जाते हैं, उसको ब्लीडिंग टेंडेंसी की प्रॉब्लम होती है, उसको भूख बिल्कुल कम रहती है, काली टट्टी की वो कंप्लेंट बताता है, कई बार वो खून की उल्टी के भी कंप्लेंट बताता है। ये सारे, और वो उसका बिहेवियर एबनॉर्मल होने के चांसेस होते हैं, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, शरीर में खुजली का प्रकोप होता है, मरीज अत्यधिक दुबला हो जाता है और सिर्फ उसका पेट फूला रहता है। पैर में सूजन, पेट फूला, मरीज बहुत कमजोर, पीलिया,
बिल्कुल भूख नहीं, काली टट्टी, खून की उल्टी, हल्की दिमागी गफलत या बेहोशी, अगर किसी भी मरीज को इनमें से कोई भी साइंस हैं तो आप अर्जेंट उसको बोलिए कि अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर को संपर्क करे, जो कि फैमिली फिजिशियन इसको बहुत ही इफेक्टिव ढंग से डायग्नोस कर लेंगे और फिर एक बड़े अस्पताल और लिवर स्पेशलिस्ट के पास जरूर भेजें। वाकई आप जब ये सारी बातें बता रहे हैं सर, तो यकीन मानिए मेरा मन ये कह रहा है कि वाकई जितने श्रोता अभी सुन रहे होंगे वो जरूर अपने आप को एक बार एग्जामिन कराएं, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है और इस जीवन शैली में हम सब कुछ ध्यान रखते हैं सिवाय अपने शरीर के। हम रुपए पैसे का ध्यान रखते हैं, हम अपने अपॉइंटमेंट का ध्यान रखते हैं, हम अपने बॉस की कोई नाराजगी ना हो जाए उसका ध्यान रखते हैं, सिवाय एक चीज के, वो है हमारी हेल्थ, हमारी सेहत, हमारा शरीर। हम उसी को भूल जाते हैं, जबकि वही हमारे लिए संजीवनी है। अगर शरीर ही साथ नहीं होगा तो फिर हमारे ये धन, संपदा, दौलत किसी भी काम की नहीं है। तो अपने श्रोताओं से मैं ये गुजारिश करता हूँ जो इस वक्त सेहत संजीवनी सुन रहे हैं कार्यक्रम और जो डॉक्टर पीयूष मिश्रा की बातें सुन रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से कि कृपया करके जो भी लक्षण डॉक्टर साहब ने अभी बताए हैं या वैसे भी एक रेगुलर चेकअप के तौर पर भी आप जरूर अपने लीवर की एक बार चेकिंग कराएं, यानी कि चेकिंग का मतलब टेस्ट करवाएं, रेगुलर जो टेस्ट है वो करवाएं। और अगर कुछ ऐसे लक्षणों में से कहीं कुछ ऐसा आपको दिखता है तो जरूर आप अपने पहले फिजिशियन से और उसके बाद में एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आप करवाएं। और अगर आप चाहें तो कनिष्क हॉस्पिटल कानपुर भी जा सकते हैं, बहुत करीब में है, 1-1.5 घंटे की दूरी पर है, और आप जाके वहां पर इसको दिखा सकते हैं और जरूर इसका फायदा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम से हम बिल्कुल अंत में आ चुके हैं और एक सवाल हमारा छूटा रह गया था, वो ड्रग्स के दुष्प्रभाव को लेकर। और दुष्प्रभाव का मतलब सीधे तौर पर, क्योंकि हम पेट में जाता है, लीवर में जाती हैं चीजें, हम रेगुलर दवा खाने की टेंडेंसी हम देख रहे हैं। क्या हुआ, दिन भर में थकान हुई, रात को हमने कोई दवा ली कि भैया इससे में बड़ा आराम मिल जाता है और हम सो जाते हैं, ठीक है ना। और वो क्या हो गया कि अब उनका रेगुलर बन गया है, या उनके सर में दर्द हो रहा है तो तुरंत उन्होंने एक दवा खाई और लेट के भैया इसमें सर में दर्द हमारा कम हो जाता है, या बॉडी का फीवर चेक नहीं किया, कुछ हरारत लग रही है और वो दवा खाई और सो गए। ये जो दवा खाने की आदत है सर, ये कहीं ना कहीं हमारे लीवर को डैमेज करता है। इसको जरा विस्तार से आप बताएं, कितनी खतरनाक है ये आदत, हमारे तमाम श्रोता जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, हम लोग सब समझदार लोग हैं जी। जैसे हम अगर कोई बड़ा डिसीजन जिंदगी का लेते हैं, कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं जी, तो 2 लोगों से जो उसके एक्सपर्ट हैं उनसे राय लेते हैं। राइट। अगर हमें कोई बैंक जाना होता है तो वहाँ के बैंक के जो मैनेजर या अधिकारी या एग्जीक्यूटिव रहते हैं उनसे राय लेते हैं। कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है तो हम लोगों से राय लेते हैं। राइट। उसी तरीके से एक चीज गांठ बांध के रखनी चाहिए जिंदगी में कि कोई भी दवा लें वो तभी लें जब आपके फैमिली फिजिशियन या एक क्वालिफाइड डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है। राइट। तभी भी हम लोग बहुत ज्यादा ये पैटर्न देख रहे हैं कि लोग अननेसेसरी दवाओं का सेवन करते हैं, जो कि किसी भी, और ये चीज सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन पे अप्लाई नहीं करती जी। कोई भी आपको पैथी, आप जिस भी पैथी को फॉलो कर रहे हैं, आपको उसके क्वालिफाइड डॉक्टर के गाइडेंस में ही इलाज लेना है। राइट। बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत दवाओं का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और ये बड़े इरिवर्सिबल टाइप के नुकसान होते हैं जी। आजकल जबकि डायबिटीज, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल, ऑलरेडी ये हमारे लीवर पे फैटी डिपॉजिट बढ़ाता चला जा रहा है जी। और हमें कमर का दर्द है, हम पता चला पिछले 1 महीने से कमर दर्द की गोली खा रहे हैं बिना किसी डॉक्टर को दिखाए जी जी। अगर हमें कोई इन्फेक्शन है, हमने लिया, जो एंटीबायोटिक समझ में आई वो एंटीबायोटिक मेडिकल स्टोर से खरीदी और कराने लगे जी जी जी। ये सब चीजें, ये ट्रेंड, ये टेंडेंसी हम लोगों को कंट्रोल करनी है, अवॉइड करनी है। हो सकता है कोई बहुत एस्टैब्लिश डॉक्टर को आपको वहाँ आपको लगता हो ऐसा कि भाई हमें फीस देनी पड़ेगी, तो आप फोन उठाइए। अपने हर मरीज का एक फैमिली फिजिशियन जरूर होता है, हर फैमिली का, जिसके ऊपर वो डॉक्टर अंकल को, वो डॉक्टर अंकल को आप फोन करिए, उनसे अपनी तकलीफ बताइए, अगर उनको दिखा सकते हैं तो दिखाइए, अदरवाइज उनके गाइडेंस में ही दवाओं का सेवन करें। सर, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से, जिस अंदाज में आपने हमारे तमाम श्रोता
श्रोताओं को ये बात रखी, वही बहुत काबिल तारीफ आपका बोलना, आपका बताना, और जिस तरीके से आपने तमाम गंभीर बीमारियों कह सकते समझाया है, वाकई बहुत अच्छा है। एक आखिरी सवाल इस कार्यक्रम में, वो ये, एक अच्छा खासा लीवर, यानी कि हमारा हंसता खेलता हुआ लीवर, यानी कि हमारा स्वस्थ लीवर कैसे रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? और जाहिर सी बात है, ऐसी कुछ चीजें आप बताइए जिसको कि हमारे श्रोता आम तौर पर उसको कर सकें और अपने शरीर को अच्छा रख सकें। जी सर। हमें 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है अपने लीवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए। जी। सबसे पहले हमारी जीवनचर्या, हमें रोज 40 से 50 मिनट के करीब व्यायाम करना है। ये आप गांठ बांध लीजिए। 40 से 50 मिनट व्यायाम। जी, सुबह शाम कौन सा व्यायाम, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप वॉकिंग करिए, आप साइकिल चलाइए, आप स्विमिंग करिए, आप जिम जाइए जहाँ पे कि नॉर्मल एरोबिक एक्सरसाइज करिए। आजकल तो योगा सबसे प्रचलित है, योगा से अच्छा तो कोई चीज ही नहीं है। आप योगा करिए। 40 से 50 मिनट मेहनत वाला एक्सरसाइज हमें करना है। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा बात, हमें अपना वजन जो आइडियल हमारा हाइट के अनुसार से जो बॉडी वेट है उसके विदिन 10% रखना है। मतलब अगर हमारा वजन एक्सपेक्टेड 70 किलो है तो ये 75 के ऊपर ना जाए और सिमिलरली नीचे भी ना जाए। तो हमें आइडियल बॉडी वेट के 10% के अंदर में अपना वजन रखना है। अगर हमारा वजन ज्यादा है, हम ओवरवेट हैं, हम ओबीज हैं, तो कम से कम 50 बीमारियां गिनाई जा सकती हैं जो ओवरवेट और ओबीज लोगों में मिलती हैं। इसलिए हमें अपना वजन बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना है। राइट। दूसरी बात, ठीक है। तीसरा बात, हमें किसी भी तरीके के एडिक्शन से बचना है। देखिए, हमारा समाज एक कंजर्वेटिव समाज है। जी। हमारे पिताजी को पता चले कि हम शराब का सेवन करते हैं तो उसी समय 2 थप्पड़ पड़ेंगे। लेकिन अब ये हो रहा है कि लोग छुपा छुपा के शराब का सेवन, नशे का सेवन, इसमें फंस रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के समाज में, नॉर्थ इंडिया में शराब का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें एडिक्शन, स्पेशली शराब, उससे विशेष बच के रहना है। बाकी मैं तम्बाकू, सिगरेट, पान मसाले पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अभी लिवर की बात कर रहा हूँ। शराब विशेष ध्यान रखना है हमें। और ये बहुत ज्यादा हम लोग पा रहे हैं कि यंग मरीज आ रहा है भयंकर पीलिया के साथ, खून की उल्टी लेके, 30-40 साल का, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नई नई फैमिली, कच्ची गृहस्थी होती है और आके वो सीधा ICU में जाता है और बहुत खराब रिजल्ट होता है। हमें ये विशेष ध्यान रखना है। इस पूरे कार्यक्रम को मैं सक्सेसफुल मानूंगा अगर ये बात सुन के एक भी रेगुलर शराब पीने वाला शराब पीना छोड़ दे। और ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम खुद, अपने दोस्त, अपने भाई बंधु, अपना मोहल्ला, कहीं पे भी शराब का सेवन जितना हो सके उसको कम करने की कोशिश करें। अगला पॉइंट, जी, हमें क्या क्या खाना चाहिए एक हेल्दी लिवर के लिए। जी जी। पहला पॉइंट, हमें हरी सब्जियां, साग, बेरीज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, नट्स, इन सब का सेवन करना है। कलरफुल सब्जियां, कलरफुल फ्रूट्स, ये पहला पॉइंट है। तो साग, सब्जियां और फल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चर्बी या फैट का सेवन नहीं करना है। हमारा जो टोटल खाना है उसका 1/3 से कम कैलोरी फैट से आना चाहिए। अब कौन सा फैट नहीं खाना है, जैसे पिज्जा, जैसे बर्गर, जैसे चिप्स, जैसे चॉकलेट, इन सब में जो चर्बी है, फैट है, उसको ट्रांस फैट कहते हैं। ये हमारे लिए अत्यधिक नुकसानदायक है, इसको हमें अवॉइड करना है। हमें सैचुरेटेड फैट नहीं खाना है। सैचुरेटेड फैट कौन सा होता है? वो फैट जो फ्रिज में रखे तो जम जाता है, जैसे देसी घी, उसका सेवन कम करना है लेकिन कम करना है। बटर, उसका सेवन कम करना है। हमें क्या ज्यादा खाना है?
सबसे अच्छा माना गया है सरसों का तेल और ओलिव ऑयल, उसके बाद सनफ्लावर ऑयल। ये 3-4 जो तेल हैं इस पे ध्यान रखना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश ऑयल बहुत फायदा करते हैं। तो सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, ये आप मान लीजिए, ये सबसे अच्छे तेल माने जाते हैं, इनका सेवन कीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट हो गया हमारा शुगर, मिठाई जी। हम जो भी फ्री शुगर्स खाते हैं वो हम चीनी के फॉर्म में हमारे खाने में पड़े, या हम फ्रूट जूस लें, या हम चॉकलेट्स खाएं, या हम आइसक्रीम खाएं, या हम जलेबी खाएं, ये सारी शुगर हमारी पेट से होते हुए पहले हमारे लीवर पे पहुंचती है। लीवर पे जो नॉर्मल शुगर है वो कन्वर्ट हो जाती है लीवर में स्टोरेज से, और जो एक्स्ट्रा शुगर है वो सब चर्बी में कन्वर्ट हो जाती है। हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें एक्सेस शुगर नहीं यूज करनी है, क्योंकि ये हमारे लीवर का फैटी लेवल बढ़ाती है, हमारे डायबिटीज के होने के चांसेस बढ़ाती है, और उसके सारे जितने भी कॉम्प्लिकेशन हैं वो फ्री शुगर का इंटेक, ज्यादा मीठा लोग खाते हैं, उसको हमें अवॉइड करना है। ये बेसिक चीजें हैं। और आखिरी पॉइंट आता है फाइबर। जितना ज्यादा सलाद, जितना ज्यादा होल ग्रेन, जितना ज्यादा छिलके की दालें, जितना ज्यादा नट, ये सब चीजों का हमें ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, ये सब खूब खाएं। ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है, इसको बस ध्यान रखें तो अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी डाइट, ये क्लीन, और हमारा लिवर इज गोइंग टू बी परफेक्टली हेल्दी। और अपने आंख नाक कान खुले रखें, जो हम लोगों ने सिम्टम बताए हैं उनको ध्यान रखें, और ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से हर समय आपका लिवर स्वस्थ रहेगा। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी और बहुत सरल शब्दों में और एक कॉमन मैन को ध्यान में रखते हुए आपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी, बीमारियों को लेकर जिस तरीके से आपने समझाया है, वाकई बहुत काबिल तारीफ है सर। और वाकई आप ऐसे मेडिकल की दुनिया में हैं, और आप जैसा शख्स जिसने आराम से और जितने सीधे साधे शब्दों में जिसने समझाया है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम श्रोताओं की तरफ से। बहुत थैंक यू भैया, और आपने हमें ये मौका दिया कि हम लोगों से ये अपने विचार शेयर कर सकें। नहीं सर, बहुत। और मैं हमेशा ये परमात्मा से ये हमेशा विनती और उनसे हमेशा प्रेयर करूंगा कि वो आपको स्वस्थ रखें, आपको प्रसन्न रखें, आपको सेहतमंद रखें, ताकि आप समाज और राष्ट्र के कल्याण में यूं ही लगे रहें, और हमें भी बीच बीच में समय देते रहें। थैंक यू भैया, बहुत बहुत नमस्कार। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल